Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing great. So in this video, I'm going to teach you IS 36 impairment of asset, and this video is going to be relevant for FRS and SBR student of ACCA, and if somebody is doing IFRS diploma तो उनके लिए भी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा relevant होगा. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट. तो देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है. डेप्रिसिएशन एज यू नो हम लोग प्लांट एंड प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में लगाते हैं पीपीई में. सो बेसिकली इट इज़ अ सिस्टमैटिक एलोकेटिंग द एक्सपेंसेस. ठीक है. अब सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कैसे होगा कि जैसे हम उसको रेगुलर यूसेज कर रहे हैं एंड जो भी वियर एंड टीयर हो रहा है हम उसके बेस पे एक उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ निकालते हैं एंड उसको सिस्टमैटिकली एवरी ईयर हम उस पर एक्सपेंस आउट करते रहते हैं एंड एट द एंड ऑफ द जो भी उसकी लाइफ खत्म होती है तब वो बैलेंस जीरो हो जाता है, हमारी बुक से हट जाता है. ठीक है. तो वो तो हो गया डिप्रिसिएशन. बट इम्पेयरमेंट में हम ऐसा नहीं करते. इम्पेयरमेंट में हम एवरी ईयर एवरी मंथ बेस पे कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं करते. इट इज़ अ अनसर्टेन लॉस एंड अ जेन्युइन लॉस जो बेसिकली रनिंग बिजनेस के टाइम पे आता है. सो इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो फ्यू ईयर्स बैक हमारे वर्ल्ड में एक क्राइसिस आया था विच वॉज कोविड. तो अब कोविड का आने का किसी को नहीं पता है कोविड कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आया, है ना. एंड उसकी वजह से आई वुड से कि इकोनॉमी में इतने ज़्यादा क्राइसिस आए, कितने सारे कंपनीज, कितने सारे बिजनेसेस बंद हुए, स्मॉल स्केल या फिर मीडियम स्केल, इवन लार्ज स्केल को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इन देयर रेवेन्यूज एंड इन देयर प्रॉफिट्स. तो उस टाइम पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हुई होगी उन कंपनी में. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली ऑपरेशंस में इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उन लोगों ने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी होगी. ओके. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि भाई अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो गया, समझ आ गया कि ठीक है इम्पेयरमेंट एक अनसर्टेन लॉस होता है, जब भी हमको लगता है तो हम जब ऐसा कुछ लॉस आता है तो वी बुक एन इम्पेयरमेंट लॉस इन अवर P&L. ठीक है. बट इसका भी एक तरीका होता है. व्हाट इज़ दैट अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड बुकिंग अ इम्पेयरमेंट लॉस इन अवर बुक्स. सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट वी गेट द हिंट एंड इंडिकेशन ऑफ एन इम्पेयरमेंट. ठीक है. तो इसमें इस पॉइंट का मतलब है कि देखो जब भी हमें ना, अब ऐसा तो है नहीं यार हमें एकदम से कुछ कोई आके बताएगा कि भाई तुम्हारे पास इम्पेयरमेंट लॉस है और तुम उसको बुक कर लो, ऐसा नहीं होता. जब भी हम एक बिजनेस में होते हैं हमारे पास कभी कभार कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ हमें इंडिकेटर्स या फिर कोई हिंट मिलते हैं बिजनेस को चलाते हुए कि भाई शायद से यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस है. अब वो हिंट कैसे होते हैं, विल टॉक अबाउट इट फर्दर. बट इतना याद रख लो, इसको जहन में डाल लो कि भाई अगर कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस होने वाला है तो उससे पहले तुम्हें कोई एक इम्पेयरमेंट हिंट मिलेगा या तो कोई इंडिकेटर मिलेगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि दैट आई थिंक देयर मे बी अ केस कि यहाँ पर हमारे इस एसेट में या फिर किसी भी चीज़ पे एक इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है. ओके. देन एज सुन एज यू गेट एन इम्पेयरमेंट हिंट या फिर इंडिकेशन, हम क्या करते हैं, वी डू एन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग. अब तुम बोलोगे टेस्टिंग कैसे होती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट याद रख लो, इस पॉइंट को याद रखना, बिकॉज यही स्टेप आपको फॉलो करना है वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग आंसर इन SBR. अगर तुम उसको एक्सप्लेन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को तो इसी वे में, इसी फॉर्मेट में तुम्हें उसको एक्सप्लेन करना होगा. सबसे पहले क्या होगा, हमारे को एक हिंट या तो एक इंडिकेशन मिलेगा एंड उसके बाद जब हमें हिंट इंडिकेशन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे. ओके. एंड अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में ये प्रूफ होता है कि हमारे को इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, सो वी विल बुक एन इम्पेयरमेंट लॉस अबाउट जो भी अमाउंट का हमारे इम्पेयरमेंट लॉस होगा, हम विल बुक इट इन आवर SOPL. ठीक है. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल हिंट एंड एक्सटर्नल हिंट. बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज लाइक इम्पेयरमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना. सो इम्पेयरमेंट इज नथिंग. इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा है जो कि तुमको याद करना होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड. याद करने से अच्छा मैं तुम्हें समझाऊंगा एंड उसको समझ जाना, तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ आ जाएगा. सो इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट शुड बी लेस देन कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स. तो भाई सुनो, अब तुम सोचो तुम्हारी बुक में एक तुमने लेट सपोज तुमने एक मशीन खरीदी. ठीक है. और उसकी अभी वैल्यू बुक में है 900 रुपीज़. बट तुमको भाई कोई हिंट मिलता है कि भाई नहीं, देयर इज समथिंग नॉट गोइंग राइट इन द बिजनेस, तो शायद से देयर इज एन इम्पेयरमेंट हिंट. ठीक है. तुम्हें इम्पेयरमेंट हिंट मिला, तुम गए, तुमने टेस्टिंग करी. नाउ जब तुमने टेस्टिंग करी तो तुमको इतना तो पता था कि तुम्हारी जो कैरिंग वैल्यू ऑफ द बुक है वो 900 है. ठीक है. बट जब तुमने रिकवरेबल अमाउंट चेक करा तो ये तो आया तुम्हारा 500. तो अब मैंने क्या बोला कि अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम है तो हम क्या बुक करेंगे, इम्पेयरमेंट. गॉट इट. सो अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोना एक्सप्लेन दिस वीडियो इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ठीक है. बट अभी इतना याद रख लो
कि जब भी हमारा रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू ऑफ द बुक से कम होगा, विल हैव टू बुक एन इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसको पहले मैं आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल, फिर इसको हम एक और अच्छे से एग्जांपल के साथ अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि रिकवरेबल अमाउंट होता क्या है। सो रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या फिर और वैल्यू इन यूज। अब इन दोनों में से जो भी हायर होगा हम उसको रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो आई थिंक तुम समझ गए, जब भी हम किसी चीज़ की एक एसेट को बेचने जा रहे हैं मार्केट में इमीडिएटली, तो उसकी फेयर वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम वो डिटरमाइन करेंगे। लेट्स सपोज उसकी फेयर वैल्यू 1000 रुपये है। अब उसको बेचने के लिए कॉस्ट टू सेल हमें को लग रहा है 100 रुपये, कोई कमीशन देना होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी लग रहा है, तो वो 100 रुपये लग रहा है। तो बेसिकली हमारा मोटा मोटा कॉस्ट आ गई 900 रुपये। सो दैट 900 इज द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एंड वैल्यू इन यूज क्या होता है, वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। अब बोलोगे भाई क्या बोल दिया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। तो भाई देखो, अभी इसको धम से सुनना, ठीक है, थोड़ा सा फोकस होके। सो प्रेजेंट वैल्यू, आई थिंक यू गाइज नो अबाउट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट जो हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू निकालनी, कि आज उस पैसे की वर्थ कितनी है। मैंने बोला कि भाई मुझे 4 साल बाद एक दोस्त मेरा 500 रुपये देगा, बट कंसीडर करें अगर हम इन्फ्लेशन को, तो वो 500 रुपये की वर्थ आज के टाइम पे कुछ और होगी, है ना। तो ऑब्वियसली अगर वो कल को 500 रुपये है तो आज के वो 400 भी ले लो मैं, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो ये होता है। अब इफ़ तुम लोगों ने यार एफ में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर नॉर्मल फाइनेंशियल माइंड में अगर तुमने बैचलर्स में ही पढ़ा अपना, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। इट इज़ एक इंटरेस्ट रेट हम लेते हैं जिसके बेस में हम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं। एंड कैश फ्लोज को हम, तो उसके यूज से व्हाट वी कैन डू इज, जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज है, विच इज़ दिस अमाउंट, ये वाला अमाउंट जो फ्यूचर कैश फ्लोज है हमारे एवरी ईयर, उसका हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से इफ़ वी मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, तो हमारे को एक प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। ओके, सो इफ़ वी सी हेयर, तो हमारा हमने एज्यूम करा है कि हमारा भाई 10,000 रुपये हमें 1 साल बाद मिलेंगे, 20,000 2 साल बाद, 40,000, 50, 60 अकॉर्डिंगली हमें मिलते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ओके, अब हमने इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया विच इज़ 10%। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हमको मिल गया लिखा हुआ, ठीक है, 0.909826751623620। ओके, इसका अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे को इसका प्रेजेंट वैल्यू मिल गया, अमाउंट कितना आएगा। तो बेसिकली जो ये सारा अमाउंट है विच इज़ 1,50,60 70 80, सही कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सो जो ये कैश फ्लो हमें 1,80,000 कल मिलने वाले हैं, आई मीन टू से लाइक ओवर द पीरियड 5 ईयर्स हमें मिलने वाले हैं, अगर मैं उसकी आज की वैल्यू निकालूं, सो इट इज़ नथिंग बट 127,075। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अब तुमको कि बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब है कि यार जो पैसा मुझे कल को मिलने वाला है, नॉट आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलने वाला है, तो उस वैल्यू, उस पैसे की वैल्यू को हमें आज में लाना है। ओके, जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं एंड ये फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, तो इस फ्यूचर के पैसे को हमें आज में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर वेरियस वे में डिटरमाइन होता है, बट अगर अभी इसको हम लेके चले कि एक सिर्फ इन्फ्लेशन का रेट, तो यू कैन एज्यूम इट एज कि इन्फ्लेशन 10% है, तो 10% के हिसाब से जो हमें 1,80,000 5 ईयर्स के बाद मिलने वाला है इन टोटल ओवर द पीरियड 5 ईयर्स, उसकी आज की वैल्यू इज़ 1,27,000। तो आइदर यू पे मी 127 आज ही, या फिर तुम मुझे 1,80,000 5 साल के पीरियड में दे दो, तो इट इज़ गोइंग टू वैल्यू द सेम, ठीक है। तो ये होता है भाई फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज विच इज़ वैल्यू इन यूज़। नाउ वैल्यू इन यूज़ से हम अगर अब तुम्हारा एक और डाउट आएगा कि भाई वैल्यू इन यूज़ को हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो क्यों ले रहे हैं। तो देखो भाई, रिकवरेबल अमाउंट ना वो होता है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है एसेट को 2 तरीके से तुम उससे पैसा कमा सकते हो, या तो तुम उसको आज ही बेच दो विच इज़ द फर्स्ट थिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, या तुम उसको अपने जब तक उसका टेन्योर है, जब तक उस एसेट की लाइफ है, तुम उसको यूज़ करो और उससे कितना पैसा कमा सकते हो। तो व्हाट इज़ दिस वैल्यू इन यूज़। तो अगर मैंने बोला कि भाई ठीक है आई गो विद, अब भाई कुछ कंपनीज बोलेगी पंगे लेने के लिए, बिकॉज बहुत माल प्रैक्टिसेस होती है
तो मैंने बोला कि भाई मैं तो वैल्यू इन यूज़ ही मैटर करूँगा, मेरे लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं होता। कोई कंपनी बोलेगी मेरे लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैं यूज़ करूँगा, तो ठीक है, IFRS में तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी दी, जो भी हायर होगा यू कैन यूज़ दैट, डजेंट मैटर तुम उसको एक्जैक्टली वैसे यूज़ करो ना करो, बट जो भी तुम्हें उस टाइम पे हायर मिल रहा होगा तुम उसको एज अ रिकवरेबल अमाउंट का बेंचमार्क लोगे, एंड देन यू विल कंपेयर इट विद योर कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट कि भाई वेदर इज देयर एनी इम्पेयरमेंट लॉस और नॉट। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट जो भी तुम उस एसेट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करोगे एंड उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस कैश फ्लो की आज में हम वैल्यू निकालेंगे, विच इज़ जो भी अमाउंट होगा, एंड यूजुअली अमाउंट गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, यू डोंट हैव टू वरी। FR में SBR में तुम्हें गिवन होगा। ओके, सो अब हम जाए तो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये रहा, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ $10,000। ओके, एंड उसकी जो लाइफ है इज़ इट 10 years। तो आफ्टर द ईयर एंड, जब हमारा फर्स्ट ईयर एंड होगा तो हमारी बुक वैल्यू क्या दिखाएंगी, कॉस्ट विच इज़ 10,000 माइनस डिप्रिसिएशन विच विल बी 10,000 divided by 10, it will come around 100 rupees. Oh sorry, I apologize, it will become around 9,000 rupees. Okay, तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 9,000, करेक्ट। नाउ अब हम चेक करेंगे भाई रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। ओ सॉरी, इधर 5,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है, अब हमें पता चल गया हमारी बुक में वैल्यू कितनी दिख रही है। सो हमारा जो मशीन हमने लिया था उसकी वैल्यू बुक में आज दिख रही है, आज के डेट में एज एट टुडे इज $9,000। ओके, अब हम चेक करेंगे कि भाई इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है। तो अब हम रिकवरेबल अमाउंट इस क्या होता है, फिर से रिपीट करो मेरे साथ, बोलो, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज विच इज वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो भी ज़्यादा होगा हम उसको रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे। तो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव एज्यूम दैट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज़ 5,000 रुपीज़। मतलब इस एसेट को अगर मैं आज के दिन में बेच देता हूँ तो हमको जो पैसा रिसीव होने वाला है इट इज़ $5,000। बट इफ़ आई यूज़ दिस एसेट फॉर द जितना भी इसका टाइम पीरियड है उस टाइम के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मेरे को जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो है $7,000। Now this 7,000 is the present value of the future cash flows. Okay, ये फ्यूचर कैश फ्लो नहीं है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, तभी हम उसको वैल्यू इन यूज बोल पाएंगे, अदरवाइज वो सही कंपैरिजन होगा नहीं ना। अगर मैं बोलूँ मेरे को 1,00,000 रुपये जो कल मिलने वाले हैं उसकी वैल्यू आज भी सेम होगी, दैट इज़ नॉट राइट। ओके, तो यस, ठीक है, अब हम देखेंगे रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हायर हुआ, ऑब्वियसली वैल्यू इन यूज विच इज़ 7,000। तो अगर अब हम इस अमाउंट को कंपेयर करें विद आवर कैरिंग वैल्यू तो क्या हुआ, जल्दी जाओ यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, रिकवरेबल अमाउंट इफ़ इट इज़ लोअर देन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द बुक देन देर इज़ एन इम्पेयरमेंट लॉस। तो अगर अब तुम देखो यहाँ पे रिकवरेबल हमने क्या डिटरमाइन करा, 7,000, एंड जो बुक में वैल्यू है इट इज़ 9,000। सो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 9,000 माइनस 7,000 तो हमारा क्या आएगा, 2,000 का इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, गॉट इट। तो अब इसकी जल्दी जल्दी जनरल एंट्री बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो कुछ नहीं होगा यार, बस P&L को हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, तो 2,000 से P&L डेबिट हो जाएगा और PPE की वैल्यू बिकॉज एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। बताओ कुछ हार्ड था भाई इसमें। सो गाइज आई थिंक अब तुमको क्लियर हो गया होगा लाइक कैसे हम इम्पेयरमेंट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उसको बुक करते हैं। तो लेट्स रिवाइज इट अगेन, जल्दी जल्दी से कोई रिवाइज करते हैं फिर आई विल एक्सप्लेन आगे का। ठीक है, तो सबसे पहले वेन एवर वी गेट एन इम्पेयरमेंट हिंट we need to do what? We need to do impairment testing. And how do we calculate or how do we do impairment testing is by calculating the impairment loss। की कैसे करेंगे, अब वो impairment loss का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, whenever the recoverable amount is less than the carrying value of the book of the net asset, जो भी बुक में नेट एसेट की कैरिंग वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो हमको क्या बुक करना होगा, इम्पेयरमेंट लॉस। नाउ हाउ शुड वी कैलकुलेट लाइक हाउ डू वी कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट, उसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, रिकवरेबल अमाउंट इज़ द हायर ऑफ टू थिंग।
देखो, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ टू थिंग, वो दो तीन क्या हो सकती है जिससे बेसिकली हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम कैश इनफ्लो ला सकते हैं। देर आर ओनली टू वेज अगर हमको किसी एसेट का रिकवरेबल अमाउंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज आइदर वी कैन सेल इट विच इज़ वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और सेकेंड इज इफ़ वी यूज़ इट फॉर जब तक उसकी लाइफ टर्म है, तो वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ को कैसे निकालते हैं, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, जो भी हमें फ्यूचर में ये एसेट पैसे कमा के देने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, दैट विल कैलकुलेट। ठीक है, तो जब हम रिकवरेबल अमाउंट एंड जो भी अमाउंट हमें पता चलता है, जैसे लेट सपोज हमने एग्जांपल लिया था कि फेयर वैल्यू ऑफ लेस कॉस्ट टू सेल का होगा अमाउंट $5,000 एंड वैल्यू इन यूज़ का होगा $7,000, सो विच एवर अमाउंट विल बी हायर हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हायर था 7,000 एंड बुक में वैल्यू थी, बुक में क्या वैल्यू थी, बुक में वैल्यू थी 9,000। तो हमने जब इसको कैलकुलेट करा 9,000 माइनस 7,000 तो हमारे पे क्या वैल्यू आया 2,000 का, और 2,000 हमारा क्या था, इम्पेयरमेंट लॉस। एंड उसको बुक कैसे करेंगे पीएनएल में, पीएनएल डेबिट 2,000 से टू पीपीई क्रेडिट 2,000 से। आई होप तुमको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, नॉट थ्योरेटिकल बट दिस विल हेल्प यू। ठीक है, कि इम्पेयरमेंट को हम कैसे, नाउ इम्पेयरमेंट हिंट को मैंने तुम्हें बताया कि भाई सबसे पहले एज सुन एज वी गेट एनी हिंट और इम्पेयरमेंट इंडिकेशन ऑफ एन इम्पेयरमेंट तो हम टेस्टिंग करते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हिंट्स और इंडिकेटर्स। फर्स्ट इज इंटरनल, oh sorry, apologies guys, first is an internal hint, ठीक है, सेकेंड इज एन एक्सटर्नल हिंट। ऐसे तुम अच्छे से नोट बना लेना, अदरवाइज मैं ये इसके नोट्स पे आई प्रोवाइड यू, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक डाल दूंगा और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टा, मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा, योर व्हाट्सएप और वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, सो सबसे पहले होता है, एक होता है इंटरनल हिंट, सेकेंड होता है एक्सटर्नल हिंट। इंटरनल हिंट देखो बहुत ईजी है, अगर तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारे कंपनी में कोई पीपीई खड़ा है, कोई मशीन खड़ी है, उसमें कुछ डैमेज हो गया, लेट सपोज वो ख़राब होगी, तो दैट इज़ एन इंटरनल हिंट। ऑब्वियसली ना, अगर भाई चलते चलते मशीन चलना काम बंद कर गई तो वो सामने तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने, तुम यू कैन सी इट लाइक विद योर नेकेड आइज, तो दैट इज़ अ डैमेज का, तो वो एक इंटरनल हिंट होता है। सेकेंड इज चेंज इन द यूज़ ऑफ एसेट। सो अब चेंज इन यूज़ ऑफ एसेट, अब ये कैसे होगा, सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। लेट सपोज कि आपका एक बिजनेस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ओके, लेट्स से यू आर ओनर ऑफ अ बस कंपनी। ठीक है, तुम्हारी बस की पब्लिक सर्विस तुम देते हो अपने कस्टमर्स को, जो भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तुम एक रूट फॉलो करते थे। ठीक है, सो लेट स्क्रीन पे देखना। ठीक है, तो तुम ए से सी पे जाते थे एक ट्रैवल एक रूट यूज़ करके, जो कि था बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड बीच में एक बस स्टॉप आता था, यहाँ पे बस स्टॉप है, जो कि बहुत क्राउडेड एरिया में था, लाइक ये मेन सिटी इधर थी एंड यूजुअली लोगों का सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप यही होता था, तो सब लोग यहाँ आते थे एंड तुम्हारा रूट भी सेम होता था। ओके, बट नाउ कुछ कुछ तो रेगुलेशंस में चेंज आता है, कुछ गवर्नमेंट कहती है कि भाई इस, या फिर इधर कुछ काम चलने जाता है कि अब तुम यहाँ से बस नहीं लेके जा सकते, यू कैन नॉट गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो अब तुमको ऐसे जाना होता है, फर्स्ट यू विल गो टू बी देन यू विल कम टू सी। ठीक है, तो अब जब तुम्हें इस रास्ते से जाना पड़ गया, ठीक है, अब जो ये लोग पैसेंजर्स थे, इनका जो नियरेस्ट स्टेशन था वो लेट्स सपोज कि यहाँ पे था, तो ये सारे लोग तो यहाँ शिफ्ट हो गए, जो उनके नियरेस्ट होगा तो पैसेंजर तो वहीं जाएगा ना। बट तुम्हारी बस को जाना था ए से बी, बी से सी, और बी में लेट्स सपोज यहाँ पे कोई बस स्टॉप था और यहाँ पे पैसेंजर्स वर वेरी मिनिमल, 2 से 3 लोग, मतलब अगर वहाँ 10 लोग हैं तो यहाँ 2-3 लोग हैं। तो सी फर्स्ट तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि तुम्हारा ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ गया, थर्ड इज तुम्हारे पैसेंजर कम हो गए, तुम्हारा रेवेन्यू भी कम हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंटरनल हिंट कि भाई तुमको अब इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा। देख वो तो बाद में पता चलेगा तुम्हें इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा या नहीं, बट एक हिंट तो मिला ना कि भाई तुम्हारे प्रॉफिट्स कम होंगे बिकॉज तुम्हारा रेवेन्यू भी कम हो गया एंड तुम्हारी कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, तो बैड सिचुएशन होगी तुम्हारे लिए। बल्कि पहले क्या होता था, तुमको सीधा जाना होता था ए टू सी एंड तुम्हारा बस स्टॉप में मैक्सिमम बंदे तुम जितने भी आ सकते थे वो तुम इसी स्टॉप से लेते थे। बट नाउ
इन ऑर्डर टू फिल अप योर बस, तुम्हें पूरी अगर पैसेंजर से भरना है तो तुमको एक्स्ट्रा बस स्टॉप से जाना पड़ेगा। मे बी तुम्हें यहाँ से बी से पहले डी में जाना पड़े, फिर तुम डी से सी में आओ एक और यहाँ पे बस स्टॉप से बंदे उठा के। समझ रहे हो ना पॉइंट? तो ये होता है कि अगर दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल हिंट कि अगर तुम्हारा चेंज इन यूज ऑफ एसेट हो गया, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज इफ़ यू प्लान टू सेल ऑफ योर एसेट। अब भाई मेरी एक बात बताओ, आई हैव अ कार, अगर मेरे को उस कार को बेचना है तो मैं उस कार को कब बेचूंगा? या तो वो बहुत आउटडेटेड होगी, ठीक है, या तो फिर उसमें कुछ खराबियाँ होंगी। तो अगर कुछ खराबियाँ हैं या वो आउटडेटेड होगी है तो मीन्स उसके आउटडेटेड हो गया या फिर वो ख़राब हो गया तो मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। ऑब्वियसली ना, मैं क्यों बेचूंगा भाई? मेरी अगर अच्छी खासी कार है, अनटिल अनलेस आई हैव टू मच मनी टू बाय अनदर कार, तो मेरे को अपनी पुरानी कार बेचनी है क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें हो गई थी, लेट सपोज। तो अगर दिक्कतें हुई तो क्या हुआ? एक आपको इंटरनल हिंट मिला कि भाई इसमें कुछ दिक्कत है, यू हैव टू, दिस इज एन इंटरनल हिंट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड यू नीड टू डू द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, ठीक है। तो अगर अब तुम्हें गाड़ी का दिक्कत, अब तुम्हें जब पता चलेगा कि भाई तुम्हारी गाड़ी में दिक्कत है, तो तुम्हें एक इंटरनल हिंट मिल चुका है कि गाड़ी तुमको बेच रहे हो। अभी गाड़ी का तो मैं तुम्हें एग्जांपल दिया, बट कंपनीज यूजुअली सेल ऑफ देयर बिजनेसेस वो कब बेचते हैं, फिर एक प्रोडक्ट लाइन कब सेल ऑफ करते हैं या बंद करते हैं? जब वहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होते या फिर उनके रेवेन्यू कम हो रहे होते हैं ना। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल हिंट। नेक्स्ट, यू स्टॉप्ड यूजिंग एन एसेट, अबैंडन्ड एसेट। अब इसके बारे में और स्टैंडर्ड्स में विल कवर इट आउट कि अबैंडन्ड एसेट क्या होते हैं। तो यू स्टॉप्ड यूजिंग एन एसेट। अब भाई अगर तुमने एक एसेट को यूज़ करना बंद कर दिया तो या तो वो तुम्हारे यूज़ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, या फिर वो जो मशीन है वो आउटडेटेड हो चुकी है एंड यू हैव बॉट अ न्यू मशीन। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल हिंट कि भाई तुमने उस मशीन को यूज़ करना बंद कर दिया। क्या रीज़न है भाई बंद कर दिया है? अबैंडन क्यों पड़ा है? वो जो तुम्हारे मशीन में पड़ा है वो एक स्टोरेज तुम्हारे लाइक बेसिकली अगर तुम्हारे वेयर हाउस में खड़ा है वो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले वेयर हाउस में खड़ा है, तुम्हारी मशीन पड़ी है तो वो स्पेस भी तो ले रही है ना उस एरिया की, वहाँ का रेंटल भी जा रहा है, यू कैन नॉट यूज इट लाइक ऐसे ही फ्री में नहीं रख सकते। तो इट मीन्स इट इज़ एन अबैंडन्ड एसेट। ओके, अब इसके बारे में मैं आई एक्सप्लेन बाद में और स्टैंडर्ड्स में, बट इतना समझ लो, अगर तुम किसी, इट इज़ एन इंटरनल हिंट कि अगर तुम किसी एसेट को यूज़ करना बंद कर दो तो देयर आर चांसेस कि इम्पेयरमेंट हो सकता है। दैट इज़ एन इम्पेयरमेंट हिंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सटर्नल वाला पार्ट। सो एक्सटर्नल में इफ देर इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई एंड नाउ योर मशीनरी इज़ नॉट एफिशिएंट इनफ, ठीक है, और तुम्हारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, बट रैदर इफ़ यू बाय अ न्यू एसेट तो वो तुमको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगी। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एन इम्पेयरमेंट हिंट। सेकेंड इज चेंज इन लीगल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब भाई इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इजी सा समझाता हूँ। तुम बना रहे थे, लेट्स से यू मेक दिस एप्पल पेंसिल, ओके, फॉर एप्पल के लिए तुम ये पेंसिल बनाते हो, तुमको आउटसोर्स करा हुआ है। अब भाई कल को कुछ रूल आता है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये एप्पल पेंसिल तो नहीं बनेगी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, कुछ भी मतलब कुछ भी XYZ रीज़न दे दिया और ये बैन हो गई है, लीगली बैन हो गई है। या फिर इफ इंडिया में देखो तो एक टाइम पर चला था कि प्लास्टिक्स बैन होने हैं, है ना। तो अगर वो बैन हो जाए तो तुम्हारा ये एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये चीज़ें नहीं बनेंगी, जो भी तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो वो नहीं बनेगा, तो तुम्हारा बिजनेस तो गया ना भाई। तुम्हारा जो बिजनेस का कोर प्रोडक्ट था वो तो अब बंद हो गया, उसको बैन लगा दिया। तो इट इज़ एन इंटरनल हिंट, तुम्हारी पूरी बिजनेस की इम्पेयरमेंट हो जाएगी। क्या पता मे बी गोइंग कंसर्न में भी इशू आ जाए, है ना। तो वैसे ही दिस इज ऑल्सो एन इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, सॉरी। अब भाई ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस वेरी वेल, ठीक है। तो देखो भाई इंटरेस्ट रेट क्या है ये मैंने तुम्हें अभी समझाया है, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में। अब देखो, ओके, आराम से बैठना, ढंग से सुनना, फोकस करो थोड़ा सा, स्क्रीन पे भी देखो और समझो भी। यहाँ पे वी हैव कंसिडर्ड एन इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10%, ठीक है। बट अगर मैं इस रेट को बढ़ा दूँ तो क्या होगा? अभी देखते हैं। तो हमने ना एक कैश फ्लोज लिए थे यहाँ पे 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 एंड 60,000, जिसकी टोटल फ्यूचर कैश फ्लो की वैल्यू आ रही थी 180,000, ठीक है। एंड व्हेन वी हैव टेकन अ डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10%, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी? 127,075। बट अभी हमने क्या बोला ऊपर? आई हैव सेड कि भाई दिस इज एन एक्सटर्नल हिंट ऑफ इम्पेयरमेंट अगर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी
कि कैसे। अब व्हाट वी विल डू इज़ हम सेम कैश फ्लोज को इंक्रीज कर देंगे डिस्काउंट रेट बाय 20% अब हम कर देंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम अगर यहाँ पे नोटिस करो, लेट मी जूम इट आउट थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.909, अब ये कम हो गया यहाँ पे 0.833, 826 था 694 हो गया, 751 था 5278 हो गया। तो इफ़ यू सी जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट वॉज गेट इंक्रीज्ड, हमारा डिस्काउंटिंग परसेंटेज हो गया कम। तो अगर ये कम होगा एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस विद द डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम। और प्रेजेंट वैल्यू कम हो रहा है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस, ऑब्वियसली अच्छा नहीं है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे 833 आएगा, ठीक है। तो इफ़ यू कंपेयर ये दोनों टेबल को 10% 20% को, तो यू विल आइडेंटिफाई कि भाई लेट मी शो यू, यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू है इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर जो हमने प्रेजेंट वैल्यू दिखी इट इज़ 1,27,075, और यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर जस्ट चेंज इन इंटरेस्ट रेट इट इज़ नाउ कम टू 93,598। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल हिंट। समझ रहे हो बात को? ये ओवर द पीरियड जब तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। सॉरी ये वाला था, अपॉलॉजीज गाइस, फ्लो में अगला पॉइंट को कर दिया ये वाला, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट। तो दिस इज कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज ग्रेटर देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेट एसेट क्या होते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटी और द इक्विटी वाला पार्ट, ठीक है। नाउ इसका ही मैं एग्जांपल तुम्हें समझाता हूँ। ओके, ये रहा एग्जांपल। तो देखो भाई, एक कंपनी थी अश्विन की। सो दिस इज़ माई कंपनी। ओके, अब मैंने क्या घपला करा, सुनना देखना। घपला नहीं मतलब देयर मे बी ए चांस कि इम्पेयरमेंट लॉस हो सकते हैं। सो मेरे एसेट थे 1 लाख के एंड माई इक्विटी एंड लाइबिलिटी वो 70,000 30,000 ईच, ठीक है। अब जो मैंने मार्केट में अपने शेयर इशू करे हुए थे, लेट्स एज्यूम आई एम एन लिस्टेड कंपनी, ठीक है। मेरी कंपनी जो है वो लिस्टेड है मार्केट में, शेयर उसके इशूड है, एंड आई हैव इशूड अ टोटल ऑफ 10,000 शेयर, ठीक है। मैंने अपने 100% शेयर्स को इशू कर दिया है, एज यू सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इन 100% शेयर्स मेरे कितने थे? टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ 10,000 शेयर्स, ओके। जिसकी अभी मार्केट वैल्यू, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन इफ यू डोंट नो? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट यू इशूड मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस, जो भी अभी स्टॉक मार्केट में प्राइस दिख रहा होगा तुम्हें। सो मैंने भाई अपना डीमैट अकाउंट खोला, आई हैव चेक्ड कि भाई मेरी कंपनी की वैल्यू अभी मार्केट में $5 दिख रही है, एक शेयर की वैल्यू $5 है। सो इफ आई मल्टीप्लाई माई टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर विद द करेंट मार्केट प्राइस, सो इट विल कम अराउंड $50,000, ठीक है। तो मेरा मार्केट कैप कितना हुआ? $50,000। इसका मतलब क्या हुआ? सो अगर कोई इन्वेस्टर आके मेरे आज 100% शेयर्स मेरी कंपनी की खरीद लेता है, बेसिकली एक्वायर कर लेता है मेरे को 100% होल्डिंग मेरी कंपनी की, सो ही नीड्स टू पे ओनली 50,000, क्योंकि मेरे पास भाई टोटल मार्केट में मैंने शेयर ही इशू 10% करे हैं, ठीक है। एंड $5 की वैल्यू 50,000 की बन रही है, बट मेरी बुक्स में क्या दिख रहा है? तो बेसिकली अगर कोई कंपनी को मैं 100% एक्वायर करूँ, सो आई एम एक्वायरिंग इट्स एसेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी, सब चीज़। सो नेट एसेट्स को हम एक्वायर करते हैं बेसिकली एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो अभी हमारे केस में एसेट माइनस लाइबिलिटी कितनी है? इफ़ यू सी इट इज़ $1 lakh minus 30,000, which will be $70,000, करेक्ट है। बट अगर अभी किसी कंपनी को मार्केट में जाके 50,000 में मेरी कंपनी मिल रही है और मैंने उसको रिकॉर्ड करा हुआ है 70,000 में, तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पे कोई घपला है, कोई झमेला नहीं लग रहा? तो चैट बात सुनो, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। मेरे पास अ टोटल ऑफ 10,000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मैंने इशू कर रखे थे मार्केट में, जिसकी एक शेयर की वैल्यू वॉज $5, राइट। तो टोटल कितना हो गया? 50,000। अब मेरी बुक्स में क्या दिख रहा है? हमारे जो एफएस है, मेरी कंपनी के बुक्स के जो एफएस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें दिख रहा है दैट माई शेयर होल्डर इक्विटी इज ऑफ 100% की वैल्यू है कितनी? 70,000।
तो भाई देर इज समथिंग नॉट राइट, या तो ये बुक्स गलत है या तो ये मार्केट प्राइस गलत है। बट मार्केट प्राइस गलत ही नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ द एक्चुअल फेयर वैल्यू ऑफ माई शेयर्स ना। तो दिस इज एन इम्पेयरमेंट हिंट एंड वी नीड टू डू एन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग अकॉर्डिंगली। समझ आया जनता? समझ आ गया चैट? चैट सो अभी हमने सब पढ़ लिया है ऑलमोस्ट, बट वी स्टिल नीड टू गो थ्रू सम थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम एक बार इसको भी समझ लेते हैं, तो योर नॉलेज विल गेट मोर क्लैरिफाइड, अच्छे से एनहांस हो जाएगा। देखो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैल्यू इन यूज़ के बारे में। वैल्यू इन यूज़ की कुछ बात है जो आईएसबी बोर्ड बोलता है, विच इज़ फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देयर रिलेटेड रेवेन्यूज आर इररिलेवेंट। इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैनेजमेंट क्या करती है ना, अभी सारी बात हुई वैल्यू इन यूज़ का मतलब क्या है, जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो व्हाट दे डू इज़, मैनेजमेंट बहुत चालाक है, अब उनको अपना रिकवरेबल अमाउंट हमेशा कैरिंग वैल्यू से ऊपर दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो वो लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा बोलेंगे कि हम लोग तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का ऐसे ले रहे रेवेन्यू, तो अभी जो हमारा हमने कुछ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी होटल चेन है, ठीक है, अभी आपका होटल 2 फ्लोर का है, तो आपका रेवेन्यू 100 रुपये होता है। अब क्या बोलेंगे भाई, हम सेकेंड ईयर में वी आर प्लानिंग कि हम 2 फ्लोर और बना दें, बेसिकली हम फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करके उसमें इंक्रीज कर दें फ्लोर्स। सो अगर हम लोग उसका 4 फ्लोर कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू 150 रुपीज़ हो जाएगा साल का। नाउ तुम भी सोचोगे बात तो सही कह रहे, हो सकता है, विच इज़ वेरी रेलिवेंट, बट तुम्हें पता है यू कैन नॉट ट्रस्ट मैनेजमेंट वेरी ब्लाइंडली एज एन ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या बोलता है कि भाई देखो, हमें पता है तुम जैसे लोग बहुत आते हो, अभी तो तुमने बोला है कि भाई हम फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे आफ्टर 2 ईयर्स, बट अभी के लिए तुम्हारी जो फाइनेंस स्टेटमेंट है ना वो तुम ओवर स्टेट करना चाहते हो, बट तुम्हें पता है कि वो 2 साल में होगा या नहीं होगा उसकी श्योरिटी किसने दी है? तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट ऐसा इनकॉर्पोरेट करती है अपने फ्यूचर रेवेन्यूज़ को कि भाई हम लोग जो है ना फ्यूचर का रेवेन्यू इसलिए इतना हाई ले रहे हैं, सिग्निफिकेंटली हाई ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग ये एक्सपेंडिचर करेंगे, हम 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, तो उसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज़ भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। बट आईएफआरएस ऐसा अलाउ नहीं करता है। आईएफआरएस बोलता है कि भाई हम कोई भी फ्यूचर के एक्सपेंडिचर को नहीं ले सकते बिकॉज देर आर प्रोबेबल चांस कि जो मैनेजमेंट है यू टर्न ले ले और मना कर दे भाई नहीं करना, हमारे पैसे नहीं, हमारे प्लान चेंज हो गए हैं, बोल सकती है ना, उसमें रोक थोड़ी सकते हो, एट दिन उनका पैसा है, उनकी मर्जी है। तो हम उनसे उसका कोई रिस्क ही नहीं लेते, हम सीधा मना कर देते कि भाई फ्यूचर के कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जो भी उससे रेवेन्यू होने वाले, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होने वाले, 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बन के जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आने वाले थे वो सब इररेलेवेंट है। समझ गए? नाउ नेक्स्ट इज फॉर वैल्यू इन यूज़। अभी हमने सोचा ना कि वैल्यू इन यूज़ क्या होता है, जो हम फ्यूचर के कैश फ्लोस लेते हैं उसके प्रेजेंट में निकालते हैं। तो आईएफआरएस बोलता है भाई, आईएएस 36 बोलता है कि टेक कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ओनली। क्यों? क्योंकि यार अगर हम 5 ईयर से ज़्यादा का सोचे ना, इफ़ यू थिंक, तो वो यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिटरमाइन करना एज एन मैनेजमेंट के लिए। ऑब्वियसली ना यार, तुम अपना जो बिजनेस का फोरकास्ट करते हो तुम नेक्स्ट 5 ईयर्स तक का कर सकते हो थोड़ा बहुत, एजम्पशंस के बेस पे तुम थोड़ा बहुत, बट ये सोचो 5 साल से ज़्यादा करोगे तो कितने ज़्यादा चांसेस है कुछ अनसर्टेन इवेंट होने की जिसकी वजह से तुम्हारे वो कैश फ्लो बिल्कुल ही रेलिवेंट हो जाए, तुम्हारी एजम्पशन सारी गलत हो जाए। तो इसलिए आईएएस 36 क्या बोलता है कि सिर्फ भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कर लो, इससे ज़्यादा मत लो, ज़्यादा रिस्क लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसस्टेटमेंट नहीं चाहिए हमें अपनी बुक्स में, मे भी तुम इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवरस्टेट कर दो। हो गया ये वाला पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट क्या है अब हमारा, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट फॉर फ्यूचर कैश फ्लोज। इसका क्या मतलब हुआ? अब यार अब देखो सीधी बात है, अगर आज हम भी कुछ चीज़ प्रिडिक्ट करें, ठीक है, नाउ लेट से तुमने बोला कि चलो लेट सपोज तुम्हारा किसी चीज़ का बिजनेस है, अभी इस साल तुम्हारा जो पूरा ईयर में रेवेन्यू हुआ है विच वॉज 100 रुपीज़, तुम नेक्स्ट ईयर बोल रहे हो कि मैं 110 कर लूँगा। ठीक है भाई, कर सकते हो तुम बिल्कुल, क्योंकि 100 तुम अभी कर रहे हो तो तुम और मेहनत करके तुम 10 रुपये और कमा लोगे। तुमने सेकेंड ईयर में बोला मैं 120 कमा लूँगा, कमा सकते हो, पर तुम थर्ड में बोलते हो मैं 135 कमाऊँगा। अब तुम एक बात सोचो यार, जब जितना तुम दूर दूर जा रहे हो ना अपने करंट, जैसे आज तुम 2000 में
एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें ना एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ये टाइमलाइन लेते एक हम, ठीक है। अभी चला 2026, इधर हो गया 2027, ये हो गया 28, ये हो गया 29, ये हो गया 30, ठीक है। सो तुमको अभी आगे का सारा फोरकास्ट करना है। यहाँ से तुम अभी यहाँ पे खड़े हो, तो तुम सबसे ज़्यादा 100% एक्यूरेसी, नॉट 100%, लेट से तुम इसको 90% एक्यूरेसी से कर लोगे फोरकास्ट ना, कि मैं इतना, जितना तुम जो भी तुम सोचोगे वो 90% एक्यूरेट होने के चांसेस है, लेट्स अज्यूम। पर जो तुम इधर से बैठ के इसका सोचोगे, इसके होने के चांस 70% एक्यूरेट है। समझ रहे हो ना बात क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा दूर जाते जा रहे हो उतनी ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारी प्रेडिक्शन होगी, जो तुम्हारा फोरकास्ट होगा, वो ऑब्वियसली चांसेस है कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ चांस गलत होता रहेगा। सिमिलरली जब तुम यहाँ पे आओगे, मे बी ये 40% में रह जाए, एंड मे बी जब तुम यहाँ तक पहुँचोगे तब तक ये शायद 20% ही रेलिवेंट हो। 80% ऑफ द चांस है कि ये चीज़ तुम्हारा गलत हो जाएगा, 80% ऑफ द चांस है कि तुम्हारा गलत होगा लास्ट ईयर में। तो इसलिए इस पॉइंट का मतलब यही है दैट वी शुड यूज़ अ डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर मैंने बोला यहाँ से मेरा जो प्रॉफिट है वो 10% बढ़ेगा, सॉरी रेवेन्यू जो मेरा 10% बढ़ेगा 26-27, तो यहाँ पे मेरा जो रेवेन्यू है वो 8% ही बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे जो बढ़ना चाहिए वो 5% बढ़ना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2% ही बढ़ना चाहिए। आई हैव टेकन दीज एज एग्जाम्पल, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो IAS 36 कहता है कि जो भी तुम फ्यूचर कैश फ्लो ले रहे हो और जो उसकी रेवेन्यू या फिर जो कैश फ्लो उसका ग्रोथ रेट है वो डिक्रीजिंग रेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10, मैंने बोला अगले में 12, फिर 16, फिर 20, ऐसा तो बन गया भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा ओवर स्टेटमेंट होगा। और मैनेजमेंट में वी कैन नॉट रिलाई कभी भी उनके assumptions पे, वो गलत हो सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट के वजह से ना तो यू कैन गेन एक्स्ट्रा मार्क्स इन एग्जाम, एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि ये पॉइंट हर कोई किसी को नहीं पता होता है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी ऑनेस्ट। इफ द होल इंडस्ट्री इज बुकिंग एन इम्पेयरमेंट, जरा समझना बात को, एंड वी आर नॉट, देन वी नीड टू गिव अ डिस्क्लोजर। यार तुम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी है वन ऑफ द, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम करते हो, ऑलमोस्ट इक्वल चलते हैं। अब यार कुछ ऐसा रीज़न आया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ना डिक्लाइनिंग फेज आ गया, कुछ भी इशू आ गए। अब जो पूरी इंडस्ट्री में इशू आ रहा है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि तुम उस इंडस्ट्री के पार्ट हो, तुम्हारे में वो इशू नहीं है? या तो तुम बहुत अलग हो, या तो तुम मिस कर रहे हो चीज़ें, तुम अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो अच्छे से। तो इफ़ the whole industry is booking the impairment and you are not, then you need to give a proper disclosure in your financial statement that what is the reason. You need to tell the exact reason to the stakeholders जो भी इस FS को पढ़ेंगे, कि भाई तुम अगर पूरी इंडस्ट्री में सारा ये, लेट से कि ये पेंडेमिक आया था तो सारी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज में, ट्रेडिंग कंपनीज में दिक्कतें आई होंगी, तो उन लोगों ने इम्पेयरमेंट बुकिंग करी होगी। एंड अगर तुम्हारी कंपनी नहीं कर रही है तो या तो भाई तुम्हारे पास कुछ तो चीज़ है कि तुम्हारे से लोग सामान ले रहे हैं इतने बड़ी दिक्कत में, या तो तुम भाई कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हो ना एफएस में, तुम अच्छे से उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो चीज़ों को। तो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट मीन। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोज द एजम्पशन यूज्ड इन द मेकिंग कैश फ्लोज। अब यार देखो, ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि जो भी एजम्पशंस को लेके तुम फ्यूचर के कैश फ्लोज को फोरकास्ट कर रहे हो ना, उसकी सारी एजम्पशंस क्या क्या ली है तुमने, कैसे ली है, किस वे में तुमने आइडेंटिफाई करा उस एजम्पशन को, यू नीड टू गिव अ डिस्क्लोजर इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, समझ गए, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं था। अब एक आई गिव यू वन, व्हाट डू वी कॉल इट, आई गिव यू वन टिप, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। तो भाई अगर किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी रीज़न, तुम्हारा कैश फ्लो डिक्रीज हो रहा है, if due to any reason your cash flows are decreasing, then this is an impairment hint. सोचो ना भाई, अभी मैंने समझाया ना, अभी ये पॉइंट अगर मैं नहीं बताता तो मे बी तुम भूल जाते, बट यू नीड टू राइट इट डाउन ऑन योर नोट्स एज वेल, कि अगर किसी भी XYZ रीज़न की वजह से मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज कम हो रहे हैं तो दिस इज एन इम्पेयरमेंट हिंट। चैट नोट कर लेना इसको।
ठीक है, तो अभी हमने ये पॉइंट्स पढ़े किसके बारे में, वैल्यू इन यूज़ के बारे में. नाउ लेट्स विल टॉक अबाउट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. देखो भाई, दिस इज़ वेरी इजी. तुम्हें पता है यार, फेयर वैल्यू जो मेरे को बिल अभी मैं बेचूँ उसकी जो भी मेरे को वैल्यू मिले फेयर वैल्यू के बेस पे माइनस द कॉस्ट टू सेल विल बी द एफ वी माइनस सी टी एस. बट इसके थोड़े से ना एक पॉइंट है जो यू नीड टू रिमेंबर, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड पीपल गेट कन्फ्यूज. इन केस ऑफ अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट. अब बोलोगे बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर तुम किसी सेल एग्रीमेंट में किसी के साथ आए हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि भाई पढ़ो, मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आई हैव रिटन इन हिंदी, क्योंकि मेरे पर्सनल नोट्स थे तो मैंने इसका स्निप डाला. अगर तुम ऑलरेडी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, कॉन्ट्रैक्ट में डील है तुम्हारी एक क्या, 1 करोड़ रुपए की, तो उस बिड प्राइस को इंक्लूड करना है. दिस 1 करोड़ इज योर बिड प्राइस. व्हाट इज दिस? योर बिड प्राइस. अब इट डजेंट मैटर वेदर द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 3 to 4 करोड़. अब समझ गए यार? अगर देखो तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट आई विल प्रोवाइड यू दिस कोचिंग क्लासेस फॉर 500 रुपीज़, ठीक है. अब लेट सपोज कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता हूँ, अब मेरे मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो मैंने क्या बोला कि भाई चलो मैं फेयर वैल्यू अब इसकी बढ़ा के ना 1000 रुपये कर देता हूँ, क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा है एंड लोगों को लेना ही लेना है, सप्लाई है ही नहीं, मैं अकेला टीचर हूँ SBR का. तो व्हाट पीपल डू इज, जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए तो 1000 रुपये वैल्यू है. तो तुमको लगेगा भाई अब हमारे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1000 रुपीज़, बट तुमने जो भी व्यू देख रहा है, तुमने मेरे साथ ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर लिया था जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया, जब मैं फेमस नहीं था, 500 रुपये में. तो फॉर यू माई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज इररेलेवेंट. मैं सिर्फ बिड प्राइस को लूँगा, जिसके साथ जिस प्राइस में मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैं उसको यूज़ करूँगा. अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज इन दिस. जस्ट टेक द बिड प्राइस, ठीक है. जिस बिड प्राइस बोल लो या अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस बोल लो, जिस भी एग्रीमेंट में तुम्हारा एग्री हुआ है, क्योंकि तुमने उसको साइन ऑफ कर दिया है, अदर पार्टी ने भी साइन कर दिया, तो तुम्हें उसी में डील करना पड़ेगा. कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, वो चीज़ 500 रुपये में बिके, 1000 में बिके, 10,000 में बिके, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट या कुछ भी, तो ऑलवेज टेक द बिड प्राइस इंस्टेड ऑफ अ फेयर वैल्यू. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर अ नॉन ट्रांसफरेबल एसेट फेयर वैल्यू इज इररिलेवेंट. नॉन ट्रांसफरेबल एसेट कैसे हो गए? नॉन ट्रांसफरेबल एसेट वो होते हैं जो सिर्फ तुम ही यूज़ कर सकते हो, तुम उसको आगे बेच नहीं सकते ना ट्रांसफर कर सकते हो किसी को. अब ऐसी कौन सी चीज़ होती है? मे बी गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू अ पेटेंट, वो पेटेंट तुम सेल ऑफ नहीं कर सकते आगे क्योंकि वो तुम्हारा हक है. या फिर कोई लाइसेंस, एग्जाम्पल पढ़ो जो मैंने लिखा है, एनी लाइसेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर यूज़ बट यू कैन नॉट सेल इट, देन इट मीन्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आइडेंटिफाई करना इज इररिलेवेंट. अब भाई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या होता है कि मैं अगर तुम्हें को आज बेच पाऊँ वो प्रोडक्ट फेयर वैल्यू पे, जो उसकी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच में जो एक मार्केट प्राइस आया, जहाँ पे वो इकोनॉमिक्स तुमने पढ़ा होगा, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक जगह वो ऐसे कट करता है, तो वो जो ये प्राइस होता है, दिस इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस. तो जो भी एफ वी माइनस कॉस्ट टू सेल है वो इररेलेवेंट होगी ना, क्योंकि मैं तो उस चीज़ को बेच नहीं सकता, वो ट्रांसफरेबल ही नहीं है तुम्हें. तो अगर कभी भी तुम्हारे एग्जाम में ऐसी कोई चीज़ आए, पेटेंट लाइसेंस या कुछ ऐसी चीज़ से रिलेटेड जो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो उसका फेयर वैल्यू निकालने मत बैठ जाना भाई. गॉट इट? आई होप इट्स क्लियर गाइस. सो लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, तो अभी ना इसमें इंटरेस्ट रेट्स के भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं जो हम डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं, तो वी नीड टू रीड दिस पॉइंट्स एज वेल कि विच इंटरेस्ट रेट शुड बी यूज़. तो देखो ऑलवेज, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑलवेज यूज़ अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट. अगर तुमने SBL पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन फॉर द व्यूअर्स जिनको नहीं पता. तो देखो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ टाटा. टाटा के बारे में तो पता है ना. टाटा के ना डिफरेंट कंपनीज है, सब्सिडरीज बोल लो या फिर उसके डिफरेंट ऑपरेशंस है, डिफरेंट चीज़ें बेचते हैं. एक जगह वो बेचते हैं सॉल्ट, ये है मोटर्स, गाड़ियाँ बनाते हैं वो लोग, स्टील्स, ठीक है. अभी 3 का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स नॉट मेक इट थोड़ा सा बड़ा, ठीक है. तो अब मेरे को बताओ, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं ना, दीज ऑल 3 आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. तो इन तीनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के रिस्क भी डिफरेंट होंगे. ऐसे तो है नहीं ना भाई कि अगर ये 100% रिस्क फ्री है तो ये भी 100% रिस्क फ्री होगा और ये भी 100% रिस्क फ्री होगा.
तो जब भी हम किसी चीज़ के फ्यूचर कैश फ्लोज ले रहे हैं तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या उस पर्टिकुलर बिजनेस का रिस्क कितना है, क्योंकि जो जो भी इंटरेस्ट रेट हम देते हैं वो रिस्क पे डिपेंडेंट होता है गाइस, यू शुड नो दिस। ठीक है, तो ऑलवेज टेक द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क रेट, जिसको ये भी बोल सकते हैं हम। तो अगर कभी भी तुम पे दो ऑप्शन आ रखे हो क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में, कि एक जगह दे रखा हो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क और रेट कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क है, कि या फिर एक स्पेसिफिक रेट दे रखा हो जो इन्फ्लेशन रेट हो, तो ऑलवेज टेक द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क रेट, नॉट द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, नाउ इफ इन क्वेश्चन कभी कभार ऐसा होता है, फिर कभी कभार इन रियल लाइफ भी ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट या फिर रिस्क रेट, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में कुछ नहीं करना। इफ द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेट इज नॉट पॉसिबल देन यूज द करेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट विच इज द इन्फ्लेशन रेट, और या फिर डिफरेंट फैक्टर्स पे भी होता है, विद द इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट रिस्क। समझे मतलब? नहीं समझे? तो अगर देखो भाई हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है उस केस में? हमें मार्केट का इंटरेस्ट रेट उठाना है। ठीक है, लेट मी हेल्प यू विद दिस। तो लेट्स से कि भाई हमको लेना है सॉल्ट, टाटा सॉल्ट का। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इसका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेट क्या होगा, बट हमारे पास वो डेटा नहीं है। तो अब क्या बोला कि अगर डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे? मार्केट का इंटरेस्ट रेट लेंगे, मार्केट इंटरेस्ट प्लस डिफरेंट रिस्क। अब डिफरेंट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो लेट्स से कि भाई इन्फ्लेशन अभी इंडिया का 6% के अराउंड चलता है एंड टाटा सॉल्ट इज 80% रिस्की। ठीक है, तो उसका 80% के हिसाब से द इंटरेस्ट रेट इज कमिंग टू 4%। तो हम क्या लेंगे डिस्काउंट्स पे? तो हमारा वो क्या हो गया? 10%। तो अब हमको ये चीज़ ये हमारे लिए रेलिवेंट होगी और हमें लेना होगा 10%। गॉट माई पॉइंट? तो अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे? करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट प्लस द इंटरेस्ट रेट फैक्टर, इंटरेस्ट रिस्क फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसका हम निकाल रहे हैं। ओके सॉरी। अब भाई देखो, अगर ये दोनों चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, वैक यूज़ कर लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट मेक श्योर करंट ईयर का वैक यूज़ करना है, पुराना नहीं लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में जिसमें देयर वाज गिवन कि भाई ना हमारे पे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है इंटरेस्ट रेट, ना हम लोग मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसको कर सकते हैं। वी नीड टू, इन ऑर्डर टू गेट द राइट रेट हमको वैक यूज़ करना पड़ेगा। एंड द ओल्ड ईयर का वैट इज़ 5%, बट हमको वो लेना नहीं था, हमको करंट निकालना था। जो करंट आया था कुछ अराउंड 8%। तो ये गलत है अगर तुम 5% यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पुराना कभी भी यूज़ नहीं करना। वी नीड टू बी अपडेटेड, हमको अपने एफ को सबसे ज़्यादा अपडेटेड रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि तुम्हारे इंटरव्यू में बहुत काम आएंगे। लाइक दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो ये अच्छे से पढ़ना, और ईजी पॉइंट कुछ हार्ड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरव्यू में, क्यों? क्योंकि फॉर 3 एसेट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट, इम्पेयरमेंट रिव्यू और टेस्टिंग एटलीस्ट वन टाइम एनुअली इज अ मस्ट। देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर हमको इम्पेयरमेंट हिंट या इंडिकेशन मिले तभी हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। बट देयर आर 3 एसेट विच आर एक्सेप्शनल, आइदर वी गेट द इम्पेयरमेंट हिंट और नॉट। हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी ही करनी है साल में एक बार। क्या क्या चीज़ें हैं वो? परचेज्ड गुडविल। गाइस ये क्वेश्चन में से इंटरव्यू में पूछा गया था, कैन वी एमोटाइज द परचेज गुडविल, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे होती है, जब हम कंसोलिडेशन करते हैं उसमें हमें गुडविल एक्वायर करते हैं। 11-12 में तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा कि हम जब एक्विजिशन करते हैं या फिर हम, तो उसमें हमको जो भी बेसिकली हम नेट एसेट के ऊपर ओवर एंड ओवर पे करते हैं। लेट सपोज माई एसेट्स वर 1000 रुपीज़ एंड माई लाइबिलिटीज वर 700। ठीक है, तो मेरी नेट एसेट की वैल्यू कितनी हुई? 300 रुपये। बट इफ़ आई एम पेइंग 500 रुपीज़, ओके, तो वो क्या 200 रुपये का एक्स्ट्रा क्या हुआ? हमने गुडविल पे करी है। तो ये जो ये परचेज गुडविल होती है ना, इट डजेंट मैटर अगर कोई हमारी कंपनी में हिंट मिले ना मिले इम्पेयरमेंट, बट वी नीड टू टेस्ट इट एनुअली एटलीस्ट वंस अ ईयर।
ठीक है। सेकेंड इज इनटैंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ। लेट सपोज तुम्हारे पास कोई ऐसा पेटेंट है या लाइसेंस है जो सिर्फ तुम्हारे पास ही है एंड उसकी लाइफ इनडेफिनेट है, कोई स्पेसिफिक लाइफ नहीं है, तो भी उसको साल में एक बार एटलीस्ट हमको चेक करना है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। अगर हिंट मिले तो फिर से करना है, बट साल में एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। या फिर इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो अभी करेंटली अवेलेबल फॉर यूज नहीं है तो उसको भी हमें एक बार एटलीस्ट एनुअली टेस्ट करना है। तो भाई ये वाले जो पॉइंटर्स है ना, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी दैट कैन वी एमोटाइज गुडविल। सो आई वॉज स्मार्ट इनफ, मेरे को आता था स्टैंडर्ड, तो आई सेड कि नो वी कैन नॉट एमोटाइज अ गुडविल, बट वी शुड डू एन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एनुअली एटलीस्ट वंस एज पर IS36, बिकॉज और अगर कोई हिंट मिलता है तो हमको फिर तो करना ही करना है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। समझ गए गाइस? तो इसका तुम स्निप ले लेना या इसको याद कर लेना, बट ये तुमको याद रखना है और तुम्हारी लाइफ में भी आगे हेल्प करेगा वेन एवर यू गिविंग एनी इंटरव्यू जहाँ पे IFRS रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, तुम लोगों ने IA-16 तो पढ़ा होगा यार FR में, या नॉर्मली पढ़ते हैं बैचलर्स में, अगर तुमने एग्जामिशन लेके भी आया तब भी IA-16 तो पढ़ाते हैं तुम्हें, क्योंकि जो एग्जाम्पशंस होते हैं वो आई थिंक यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पशंस आर बेस्ड ऑन कि तुमने उसको पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है तुम्हारे को सब्जेक्ट्स जो एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो IA-16 इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। बट इफ़ नहीं पता तो अभी तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बट अभी समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ। तो रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन लॉस एंड इम्पेयरमेंट लॉस। तो देखो, रीवैल्यूएशन लॉस, तो पहली बात रीवैल्यूएशन जो चीज़ है ना ये ऑप्शनल होती है हमारे पे। IA-16 गिव अस अ फ्लेक्सिबिलिटी कि वी कैन आइदर ऑप्ट फॉर कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। तो अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये अपने विल से कर रहे हैं, बिकॉज वी थिंक कि भाई वो ज़्यादा अच्छे से पिक्चर दिखाएगा एसेट की इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रादर देन कॉस्ट मॉडल ना, राइट पिक्चर दिखाएगा, तो इट इज़ अ चॉइस। बट इन इम्पेयरमेंट इट इज़ मस्ट, इट इज़ अ कंपल्सरी थिंग इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग कॉस्ट मॉडल। अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हमें कोई इंपेयरमेंट हिट किसी भी एसेट का मिलता है तो हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे ही करेंगे, और इंपेयरमेंट लॉस होगा तो उसे बुक करेंगे ही करेंगे। डजेंट मैटर हमारा कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, कोई भी मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट। अब एक पढ़ लो क्या लिखा है। मैनेजमेंट अपनी विल या चॉइस से कॉस्ट मॉडल को छोड़कर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करता है ना, क्योंकि अगर जो हमने आज तक पढ़ा है, जब भी हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसे कॉस्ट मॉडल में ही डालते हैं, है ना। बट अगर कंपनी अपनी विल से बोल रही कि नहीं भाई मेरे को लगता है दैट द राइट वे टू रिकॉर्ड इट एज इफ यू यूज रिवैल्यूएशन मॉडल, है ना, तो इट इज़ एन ऑप्शन ऑफ चॉइस यार, मैनेजमेंट की मर्जी है, वो कॉस्ट में भी कर सकता था, बट इम्पेयरमेंट चाहे कॉस्ट में हो या रिवैल्यूएशन में हो बुक तो करना ही करना है। बट रिवैल्यूएशन लॉस तभी बुक होगा जब रिवैल्यूएशन मॉडल हम यूज़ कर रहे होंगे, अदरवाइज कॉस्ट मॉडल में से डेप्रिसिएशन माइनस करके हम नेट बुक वैल्यू निकाल देते हैं, कैरिंग वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन लॉस इज एन एज्यूम लॉस। बिल्कुल सही बात है यार, देखो जो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट होता है दैट इज़ एन अनरियलाइज गेन और लॉस, है ना, क्योंकि जब तक हम उस एसेट को सेल ऑफ ना कर दे तब तक हम उस गेन को रियलाइज गेन या लॉस को रियलाइज लॉस नहीं मान सकते, क्योंकि अभी वो बिका ही नहीं है, वो तो बुक्स में सिर्फ उसकी जो फेयर वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दिस लॉस इज एन एज्यूम लॉस, हमें नहीं पता, अगर हम उसको आज ही बेच दे तब हम बोल सकते हैं कि भाई वो रियलाइज गेन है, बट अगर उसको आज बेचने का कोई प्लान ही नहीं है तो वो तो एज्यूम लॉस हुआ ना। क्या पता उसकी आज वैल्यू 500 से गिरी है, कल वो 1000 से बढ़ जाए, इट कैन बी पॉसिबल ना। बट इन इम्पेयरमेंट द लॉस इज द रियल और द जेन्युइन लॉस। बिल्कुल करेक्ट, मैंने क्या बोला कि इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है, जब इम्पेयरमेंट हिंट मिलता है। इम्पेयरमेंट हिंट कैन बी आइदर ऑफ टू थिंग्स, या तो इंटरनल हिंट है डैमेज वगैरह कुछ हुआ है, या एक्सटर्नल हिंट की गवर्नमेंट पॉलिसी या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई है, तो दैट मीन्स दीज बोथ थिंग्स आर शोइंग कि जो लॉस हमारा हुआ है वो एक जेन्युइन लॉस है, करेक्ट। तो ये जेन्युइन लॉस है भाई, बट जो रिवैल्यूएशन का लॉस है दैट इज एन एज्यूम लॉस, क्योंकि अभी हमने उसको बेचा नहीं, दैट इज एन अनरियलाइज लॉस या अनरियलाइज गेन। तो भाई ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, और कभी कभार इंटरव्यूअर में भी तुमसे पूछ लेते हैं, सो नोट इट एज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू एज वेल। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज।
मेरे को लगता है आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल, बट यार आई वुड से कि मैंने फर्स्ट टाइम कुछ एक्सप्लेन करा ऐसे कैमरे में आके। यूजुअली मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को एक्सप्लेन करता हूँ टॉपिक्स, अगर उनको किसी चीज़ में डाउट होता है, स्पेसिफिकली IFRS, बिकॉज आई लव IFRS। बट डू गिव अ आई वुड से कमेंट में अच्छा सा फीडबैक देना, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना कि अगर तुम्हें लगा मैं कहीं पे लैक कर रहा हूँ, सो आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई ट्राई टू गिव ऐसे ही फ्री लेक्चर्स। और एंड इफ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स इन दिस वीडियो, आई विल कंप्लीट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल, जिसमें विल टॉक अबाउट अदर कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, कितना रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट इज अलाउड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना। एंड कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली, एंड इम्पेयरमेंट के भी स्टेप्स देखेंगे आगे और भी, कि किस टाइप से अगर कुछ भी इम्पेयरमेंट हुआ तो हम कैसे उसको एलोकेट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले गुडविल से हटाते हैं, या सॉरी सबसे पहले हम ऑब्वियस अगर कुछ हमें पता है कि कुछ एसेट में डैमेज हो तो सबसे पहले उससे, देन गुडविल, देन रिजर्व्स। तो अकॉर्डिंगली हम ये भी करेंगे। बाकी थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू द नॉलेज दैट आई हैव अच्छे से, एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ है। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो गिव अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यार, इट विल हेल्प मी। ठीक है, मेरे को भी पता चलेगा मैं कहाँ पे लैक करूँ, सो आई कैन वर्क ऑन दैट एंड आई कैन गिव यू बेटर लेक्चर्स। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बाय बाय, एंड आई वुड से जस्ट कीप ग्राइंडिंग। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक गुड कॉन्टेंट, एंड रेगुलरली मैं डालने का भी ट्राई करूँगा। या सो बाय बाय गाइज, कीप ग्राइंडिंग।